हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। हमने पिछले क्लास में मैथ्स का पढ़ा था। ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन हम पर क्या इफेक्ट डालती है, ग्रेविटेशन इस पूरी पृथ्वी पर क्या इफेक्ट डालती है और दूसरे चीजों पर क्या इफेक्ट डालती है, इस पृथ्वी के भीतर या इस पृथ्वी के बाहर की जो चीजें हैं उन पे क्या इफेक्ट डालती है, वो सब आता है ग्रेविटी के अंदर। तो सबसे पहले समझो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। ग्रेविटी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। दरअसल गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक तरह का आकर्षण है। आकर्षण यानी अट्रैक्शन है। ठीक है, क्या है ये? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किस तरह का अट्रैक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल ग्रेविटी एक ऐसा अट्रैक्शन है जो अर्थ की वजह से हमको फील होती है। ठीक है, अर्थ की वजह से फील होने वाली ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन कहलाती है। अर्थ की वजह से कैसे फील होगी? दरअसल हम लोग की अर्थ के नीचे कोर में एक तरह का सुपीरियर मैग्नेट है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है जो कि अर्थ को टुकड़ों में बंटने से बचाता है। वरना भाई अगर हम लोग पानी, अर्थ के ऊपर तो हमारे पानी भी है, कहीं कहीं जमीन है, पहाड़ है, ठीक है, तो अगर ये चीज ना हो, वो कोर जो इसके सेंटर में है जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, वो अगर ना हो तो क्या होगा भाई? पानी स्पेस में घूमेगा, पत्थर अपने आप टुकड़ों में बदल जाएंगे। ठीक है, तो वो फोर्स जो हम सबको इस पृथ्वी पर टिकाए रखती है, इस अर्थ पर टिकाए रखती है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, ठीक है, या हम जिसकी वजह से एक तरीके से सीधी सीधी बात है हम लोग अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा प्रेशर जो हमें हमारी बॉडी पे फील होता है। ठीक, जब भी हम खड़े होते हैं या ऊपर से नीचे कूदते हैं, ठीक है, तो हमको जो एक खिंचाव महसूस होता है नीचे की तरफ, उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसमें आता है कि सबसे पहले ग्रेविटी की खोज किसने करी? भाई ग्रेविटी की खोज किसने करी ये सबको मालूम है। ग्रेविटी की खोज करी थी हमारे साइंटिस्ट इज़ैक न्यूटन ने। ठीक है, इसने खोज करी थी इज़ैक न्यूटन ने। इज़ैक न्यूटन ने एक लॉ दिया था, बहुत ही फेमस लॉ दिया था। उस लॉ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उस लॉ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ के अकॉर्डिंग दरअसल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन ने ये लॉ दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक और ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार दरअसल होता क्या है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो दूसरी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचती है। ठीक है, कहने का मतलब है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, मान लो ये पेन है, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, तो अब इसको समझिएगा कि ये पेन अपने आप गया नहीं है, ये मार्कर अपने आप गया नहीं है। ये मार्कर अगर ग्रेविटी ना हो, या हम कह सकते हैं कि ये इसको अपनी तरफ खींचता नहीं, तो ये नहीं जा पाता। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही कहता है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने एक फोर्स से खींचते हैं, एक प्रकार के बल से खींचते हैं, और यही फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास का यानी वेट का, वजन का मल्टीप्लिकेशन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, वो एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं और वो फोर्स पहले ऑब्जेक्ट के और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों की बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of mass of both objects and inversely proportional to the distance between the square proportional to the square of distance between them। इसका कहने का मतलब है इस पूरे यूनिवर्स को, देखिए हिंदी में भी हमने इसलिए लिख दिया कि विश्व की प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को, दूसरा ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, एक बल से खींचती है, फोर्स से खींचती है, जो कि वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहां से हमको दो इक्वेशन मिलती हैं। पहली तो कह रही है एफ एम एम और एफ 1/d²। भाई उनके दोनों के मास के बराबर और यहाँ पे उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, यानी 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए कैसे होगा। मैंने कहा कि हम लोग मानते हैं लेट, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान था, जो मास था, मास पहला था कैपिटल एम, ठीक है, दूसरे का मास था स्मॉल एम। वो कह रहा था जो फोर्स थी, बल, वो हमने माना है एफ या कैपिटल एफ। ठीक है, वो क्वेश्चन में जो हमको स्टेटमेंट है पता, उसमें क्या अकॉर्डिंग कि जो फोर्स है वो इन दोनों के मास के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और कह रहा है कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर इनवर्सली बराबर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मिला के लिख दें हम, तो क्या होगा? दोनों इक्वेशन को मिला के लिखोगे तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m/d² हो जाएगा। भाई F की वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को मिला दो तो यही तो आएगा। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, अनुपाती निशान बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में, अब इसका एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसको हटाने पर हम लोग जी की इसको हटाएंगे। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग जी रखें तो क्या हो जाएगा? F = G m/d²। और यहाँ पे G हमारा क्या है? G है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये? ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है हमारा g, और इस g की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 टू दी पावर 11, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये वैल्यू बहुत याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमको इस वैल्यू को याद रख के ही सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक। इस पूरे चैप्टर का अगर कोई सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो बस यही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है। इसी चैप्टर ये आपका दरअसल इसी क्लास में नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में भी ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। साथ में इस क्वेश्चंस भी इसके बिहाफ पे बहुत सारे बनते हैं, सैटेलाइट बेसिस पे बनते हैं और भी कई टॉपिक पे बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और वहां याद रखिएगा कि इसका जो g की मात्रक होगा, यूनिट होगी, वो होगी न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका याद रखिएगा, न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये था हमारा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में। और भी इसमें काफी सारी थ्योरीज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। पूरे चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपकी यही है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी की डिफिनेशन क्या होती है। तो ग्रेविटी की डिफिनेशन अगर आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो उसी में छिपी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स, ठीक है, देन दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उस वस्तु के द्वारा लगाया गया बल ही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक। एंड थैंक यू।